नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हमने अध्याय 4 तक पढ़ाई कर ली थी और अध्याय 4 के अंतर्गत हमने अंतिम जो धारा देखी थी वह धारा था धारा 20 और धारा 20 के अंतर्गत हमने देखा था कि आयोग किस प्रकार से वार्षिक रिपोर्ट बनाती है या विशेष रिपोर्ट बनाती है और उसी धारा 20 के साथ ही साथ हमारा अध्याय 4 खत्म हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 के विषय में। अध्याय 5 से शुरू करेंगे और अब जो क्लास होने वाला है वह बहुत आसान क्लास होने वाला है, क्योंकि यह है राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित, यानी धारा अध्याय 5 में हम पूर्ण रूप से राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक रूपरेखा की बात करें कि हम धारा 5 के अंतर्गत अध्याय 5 के अंतर्गत कौन कौन से धाराओं पर बातचीत करेंगे, तो सबसे पहली धारा होगी इसके अंतर्गत 21 नंबर की और अंतिम धारा जो होगी वह 29 नंबर की धारा होगी। यानी इसके अंतर्गत हमको कुल धाराएं जो पढ़नी है वो पढ़नी है 9 धाराएं। क्लियर है? इन 9 धाराओं को हमको इस क्लास के अंतर्गत यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्याय है अध्याय 5, उसके अंतर्गत पढ़ना है। और सबसे पहली जो धारा है धारा 21 जो बताता है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। जैसे कि हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया था उसी प्रकार से हम इसमें भी धारा 21 राज्य मानव अधिकार का गठन। सवाल नंबर 1 कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 21 के अंतर्गत हमको करना है, तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पढ़नी। हमको इस धारा के अंतर्गत सबसे पहला चीज हमको ये पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु ये पढ़ना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा। जब हम ये जान जाएंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा, तो फिर हम देखेंगे कि राज्य मानव अधिकार का आयोग का गठन कब किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इस राज्य मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्यीय यह आयोग होगा। तो सबसे पहला सवाल जो है वह है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, मानव अधिकार आयोग के विषय में एक बात कही जाएगी कि इसका गठन जो करने की जिम्मेदारी है वह है राज्य सरकार के पास। यानी राज्य सरकार जो है एक अधिसूचना के माध्यम से एक निकाय बनाएगी, एक संगठन बनाएगी, निकाय। और यह निकाय क्या करेगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य आयोग की जो शक्तियां और कृत्य हैं, उन राज्य आयोग की शक्तियों, राज्य आयोग की शक्ति एवं कृत्य का उपयोग करेगा। और जो राज्य आयोग की शक्तियों और कृत्य का उपयोग करेगा, ऐसे निकाय को ही राज्य मानव अधिकार आयोग कहा जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है कि राज्य आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वह है राज्य सरकार की। राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी और ये है धारा 21
कि उपधारा 1 के अंतर्गत हम गठन कर रहे हैं। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से करेगी। अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार बताएगी कि हम एक संगठन, एक निकाय का मतलब एक निकाय बना रहे हैं। जो निकाय क्या करेगा, वही निकाय राज्य आयोग की शक्तियों और कृत्य का उपयोग करेगा और उसे ही हम राज्य मानव अधिकार आयोग कहेंगे। अर्थात अगर छत्तीसगढ़ के लिए है तो छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश के लिए है तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग कहेंगे। अब देखते हैं धारा 21 की उपधारा 2, जो कहता है, जो बताएगा कि आयोग किस तिथि से बनाया जाएगा या फिर आयोग कौन सी तिथि से इसका गठन होगा आयोग का। और साथ ही साथ उपधारा 2 बताता है कि इस आयोग में कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष होंगे। तो उपधारा 2 के अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो ये बताना चाह रहा है कि किस तारीख से होगा। तो ये बताता है कि अधिसूचना में राज्य सरकार जो तारीख तय करेगी, तिथि की घोषणा करेगी, बताया जाएगा। कौन बताएगी? राज्य सरकार। तो पहला आयोग किस तिथि से बनेगा, किस तिथि से काम करेगा, तो वह राज्य आयोग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बताया जाएगा। उसी तिथि से आयोग बनकर तैयार होगा। अब दूसरा इसी में बताया है कि आयोग की संरचना क्या होगी, आयोग में कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, जो कि कहता है आयोग की संरचना। यहां पर ध्यान रखिएगा, आयोग शब्द जहां पर प्रयोग होगा वहां पर तो राष्ट्रीय आयोग की बात हो जाएगी। तो यहां पर मैं राज्य आयोग शब्द का उपयोग कर रहा हूं। राज्य आयोग की संरचना, यानी राज्य आयोग किससे किससे मिलकर बनेगा। जाहिर सी बात है, जब राज्य आयोग की बात आ रही है तो राज्य आयोग में ये चीज समझ के रखिए कि आयोग है तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी कुछ सदस्य होंगे। ये बात तो कम से कम स्पष्ट है। राज्य आयोग है तो प्रत्येक राज्य के लिए सामान्य तौर पर एक राज्य के लिए एक आयोग होगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसकी संरचना के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, कैसे सदस्य होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसका, सबसे पहला तो इसमें क नंबर पॉइंट पे ध्यान रखना है या फिर समझना है कि सबसे पहला हम करेंगे अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष कौन होगा? तो इसमें है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष होगा। अब सवाल आपके मन में फिर से उठेगा कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो इसका अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी कोई इसका अध्यक्ष हो सकता है? तो हां, हो सकता है, जो कि हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो सकता है। यानी हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी अब दो सवाल आपके मन में उठ करके आएंगे कि क्या मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है वह वर्किंग है, यानी कार्यकाल उसका बचा है तो वो रह सकता है, या फिर जब रिटायर हो चुका तब अध्यक्ष बनेगा। इसके लिए उत्तर है चाहे तो वह कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही परिस्थिति में वह इसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी एक लाइन में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो कि कार्यकाल, सॉरी गलत बता दिया, ये सॉरी ए वाला चीज गलत बता, हाँ दोनों हो सकते हैं, यह गलती से बता दिया। सेवानिवृत्त होगा ना, काम कर रहा है तो कहां से होगा। जैसे वहां पे सुप्रीम कोर्ट का
न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है उसी को अध्यक्ष बनाते थे, उसी प्रकार से हाई कोर्ट का न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है उसी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाएंगे। गलती से मैंने बता दिया था, कार्यकाल में रहेगा तब भी बनाया जा सकता है। यानी अध्यक्ष हमेशा क्या रहेगा, सेवानिवृत्त ही रहेगा। अध्यक्ष हमेशा कहां का जज होना चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में एक और उठ सकता है कि आपसे कभी प्रश्न को घुमाने के लिए पूछ दे कि क्या जो मान लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए आयोग बनाया जा रहा है, ऐसा घुमा के पूछता है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए आयोग बनाया जा रहा है, तो आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा, आयोग का अध्यक्ष जो होगा हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा जो रहा है। आपसे सवाल पूछेगा कि जो अध्यक्ष बनेगा वह छत्तीसगढ़ के लिए अगर आयोग बन रहा है तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का ही न्यायाधीश उसका मतलब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही उसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसी कोई कंपल्सेशन नहीं है, वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो छत्तीसगढ़ का हो या एमपी के लिए हो रहा है तो एमपी का हो, कहीं का भी हो, कहीं भी बन सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए और साथ ही साथ वह रिटायर भी होना चाहिए, यानी सेवानिवृत्त होना चाहिए। ठीक। अब दूसरा सदस्य बनेगा जो कि ख नंबर पर होगा, जो एक सदस्य होगा। ये सदस्य जो होगा इसके लिए दो योग्यताएं हैं। सबसे पहला, यानी दो तरीके का व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकता है। सबसे पहला तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश। अब यहां पर फिर से सवाल आपके मन में आएगा कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो क्या उसी हाई कोर्ट का होना चाहिए या किसी भी हाई कोर्ट का चलेगा? तो यहां पे उत्तर होगा कि किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, यहां पे मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी केवल न्यायाधीश शब्द का अगर प्रयोग किया गया है मतलब न्यायाधीश ही बनेगा। और जाहिर सी बात है कि कोई सेवानिवृत्त, कोई हाई कोर्ट का जो जज है वो सेवानिवृत्त हो चुका है, वो वहां का अध्यक्ष बना रहे, और जो कार्यकाल में है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो उसका सदस्य बने, ये भी तो अशोभनीय है, ये ध्यान रखना है। ठीक, हायरार्की में ऊंचा हो जाएगा, इसलिए उसको ऐसा नहीं बनाया जाएगा। यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश इसका एक सदस्य होगा। अब इसके लिए दो सवाल उठते हैं आपके पास। पहला सवाल यह है कि क्या यह कार्यकाल में होना चाहिए? तो इसका उत्तर है हां, कार्यकाल में रहे तो भी इसका सदस्य बन सकता है, सेवानिवृत्त हो चुका है तो भी इसका सदस्य बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सदस्य के कंडीशन में। लेकिन अध्यक्ष के कंडीशन में यह आवश्यक है कि वह सेवानिवृत्त ही होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर जो न्यायाधीश की बात की गई है ये अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ठीक, यहां पे मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, क्योंकि कोई रिटायर न्यायाधीश अध्यक्ष होगा और कोई वर्किंग न्यायाधीश उसका सदस्य होगा, बिल्कुल अशोभनीय बात है। ठीक, तो ऐसे भी चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा इसका सदस्य, एक तो ये पहले तरीके से ये सदस्य बन सकता है जो कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहे, दूसरा कार्यकाल में रहे या सेवानिवृत्त रहे। दूसरे प्रकार का सदस्य जो है वह जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, ये तो हाई कोर्ट का है। दूसरा जो है जिला न्यायालय का न्यायाधीश। अब जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह जब इसका सदस्य बनेगा तब की स्थिति में ध्यान देना यह है कि क्या इसमें भी कार्यकाल में रहे तो बने या सेवानिवृत्ति वाला बने। तो अगर वह कार्यकाल में है तो भी बन सकता है या
सेवानिवृत्त हो चुका है तो भी बन सकता है। यदि कार्यकाल में है तो भी बन सकता है, सेवानिवृत्त हो गया तो भी बन सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक अध्यक्ष ही केवल सेवानिवृत्त होना चाहिए, बाकी जो सदस्य हो रहे हैं वो कार्यकाल में भी बन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जिला न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इसका सदस्य बनाया जा सकता है? किसी भी न्यायाधीश को नहीं। एक महत्वपूर्ण कंडीशन यहां पे लगाई गई है कि उसे 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी वह जिला न्यायालय में 7 वर्ष तक काम कर चुका हो, वैसे ही व्यक्ति को यहां पर मतलब सदस्य बनाया जा सकता है। अभी तक हमने एक अध्यक्ष देखा, एक सदस्य देखा, अब एक तीसरे प्रकार का सदस्य देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर अध्यक्ष की संख्या की बात करूं तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष एक ही होगा। यहां पर सदस्य बात करें तो ये भी एक पहला या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा या तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन एक ही सदस्य होगा। यानी अभी तक हमने एक अध्यक्ष और एक सदस्य के बारे में ही कंप्लीट पढ़ा है। अब ग नंबर की बात करता हूं, यह भी एक प्रकार के से सदस्य बनेगा। ये कौन होगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि मानव अधिकार के विषय में ज्ञान हो या अनुभव हो, ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, उसे एक सदस्य बनाया जाएगा। मानव अधिकार का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, ऐसे व्यक्ति को एक सदस्य बनाया जाएगा। यानी एक सदस्य हो गया। अभी तक हमने एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की बात कर ली। इसके अलावा क्या कोई और इसका सदस्य अध्यक्ष होगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इसकी संरचना कैसी होगी? यानी आयोग की संरचना अगर देखें तो हम देख रहे हैं यहां पर आयोग की संरचना कैसी है? 3 सदस्यीय संरचना है। 3 सदस्यीय संरचना है, जबकि हमने राष्ट्रीय आयोग की संरचना कैसी देखी थी? 6 सदस्यीय देखी थी। हमने राष्ट्रीय आयोग में एक चीज और देखा था कि जब हम देख चुके हैं, अब ये सब चीज तो समझ गए। आयोग के कार्य कामकाज को करने के लिए एक महासचिव की नियुक्ति करनी थी हमको, जो कि कार्यपालक अधिकारी होता था। हमने किया था, महासचिव के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने महासचिव के बारे में पढ़ा था, जो कि कार्यपालक अधिकारी होता था। और महासचिव कौन होता था? भारत सरकार में सचिव रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी ये जो आयोग होगा, इस आयोग के लेखा जोखा को रखने के लिए, इस आयोग के रिकॉर्ड आदि को मेंटेन करने के लिए एक सचिव नियुक्त किया जाएगा, जो कि राज्य आयोग का सचिव होगा। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव होगा। उसकी नियुक्ति हम अगले धारा में करने वाले हैं। ठीक, धारा 1 में देखा, धारा 21 की उपधारा 1 में देखा कि मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कर रही है। उपधारा 2 में देखा कि अधिसूचना की तिथि राज्य सरकार बताएगी। कौन कौन इसके अध्यक्ष सदस्य होंगे, कितने सदस्य होगा, वो भी हमने देख लिया। अब हम अगली उपधारा में देखेंगे, यानी धारा 21 की उपधारा 3। जैसे वहां पर हम महासचिव की नियुक्ति कर रहे थे, यहां पर भी एक सचिव की नियुक्ति करनी होगी, जो कि किसका सचिव होगा? राज्य आयोग का सचिव। यानी इसका नाम क्या होगा? धारा 21 की उपधारा 3 किसके विषय में बात करता है? राज्य आयोग का सचिव। राज्य आयोग का सचिव कौन होगा?
तो यह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार में सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। नहीं होगा, पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, आगे वाले पॉइंट में लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे पढ़ेंगे तो फिर ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार में सचिव से नीचे स्तर का अधिकारी नहीं होगा, और यही जो सचिव होगा, यही सचिव जो होगा, ये इस आयोग का कार्यपालक अधिकारी होगा। ठीक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? यही सचिव होगा। जैसे वहां पर मुख्य सचिव होता था, सॉरी महासचिव होता था, वहां पे ये कार्यपालक अधिकारी होगा। कार्यपालक अधिकारी मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यही होगा। क्लियर है? अब ये जो सचिव है वह कौन कौन से काम करेगा उसके विषय में बात किया गया है। मैंने आपको राष्ट्रीय आयोग के विषय में बताया था कि आयोग की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उन पावर के विषय में बताया था। वैसे ही सेम पावर इसको भी मिलेंगे राज्य आयोग को। कौन कौन से? एक तो प्रशासन के संबंध में, दूसरा वित्त के संबंध में, तीसरा न्याय के संबंध में, चौथा नियम बनाने के संबंध में। ठीक, 4 प्रकार के पावर आयोग को मिलते हैं, यानी आयोग के अध्यक्ष के पास ये 4 प्रकार के पावर होते हैं। इस 4 प्रकार के पावर में से 2 प्रकार के पावर, यानी एक वित्त का और न्याय, वित्त का और प्रशासन का, न्याय का नहीं, वित्त का और प्रशासन का, ये सचिव को कैसे होगा? सचिव जो होगा, इसका जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करेगा। कौन काम करेगा? सचिव। और अध्यक्ष इसको 2 प्रकार के पावर को हस्तांतरित कर सकता है, यानी 2 प्रकार के पावर को इसको दे सकता है कि आप उपयोग करिए। किसके बिहाफ पर उपयोग करेगा? हमेशा अध्यक्ष के बिहाफ पर ही उपयोग करेगा। कौन कौन से पावर, कौन कौन सी शक्तियां? पहली शक्तियां तो प्रशासन संबंधी, और दूसरी शक्तियां किससे संबंधी? वित्त संबंधी। क्लियर है? और जाहिर सी बात है, जो नियम बनाने की शक्ति है वह आयोग के बहुत सारे लोग मिलकर के उस नियम को बनाएंगे, तो वहां पर तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि न्याय की शक्ति तो है, जो कि न्यायाधीश लोगों को इसीलिए बैठाया जा रहा है कि मानव अधिकार के संबंध में अच्छा न्याय कर सके। तो अगर सचिव को दे देंगे, प्रशासनिक अधिकारी को वो शक्ति, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आ गई कि राज्य आयोग का एक सचिव होगा, जो कि राज्य सरकार में सचिव रैंक से नीचे का नहीं होगा। यह बात आपके इस उपधारा में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दिया। आयोग का जो सचिव होगा वही मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा। सचिव जो होगा आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करेगा, और अध्यक्ष उसे प्रशासन और वित्तीय शक्तियां अपने बिहाफ पर उपयोग करने के लिए दे सकता है, लेकिन न्याय की और नियम बनाने की शक्ति वो उसे नहीं दे सकता। अब धारा 21 के अंतर्गत उपधारा 4 देखेंगे। जब एक आयोग बनेगा तो उस आयोग का कुछ, कहीं पर वो आयोग काम करेगा, यानी उसका एक मुख्यालय होगा। तो आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? तो इसके लिए कोई निश्चित नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय दिल्ली या कोई एनसीआर जहां पर भी था, लेकिन इसके लिए निश्चित नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार स्थान तय करेगी। यानी आयोग का मुख्यालय कहां होगा,
इसके विषय में राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से बताएगी। ठीक, अब अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, धारा 21 की उपधारा 5। धारा 21 की उपधारा 5 कहता है कि ये आयोग जो होगा, इसका क्षेत्र यानी क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी क्या बोला जाता है उसको, अगर एक लाइन में बोले, इसको कहा जाता है क्षेत्राधिकार। ठीक, इसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। क्षेत्राधिकार यानी इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो इस क्षेत्राधिकार को जानने से पहले हमको कुछ और चीजें जान लेते हैं। हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची, ये 7वीं अनुसूची बताती है कि कौन कौन से इसमें लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन से विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर इस 7वीं अनुसूची को देखें तो इसमें पहला नंबर का एक अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, मतलब कह सकते हैं भाग 1 सूची 1 दिया गया है, फिर सूची 2 और एक सूची 3। सूची 1 जो कि केंद्र सूची के विषय से नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो है समवर्ती सूची, और तीसरा जो है वो है राज्य सूची। ठीक, यानी एक मिनट इस सूची को थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे होगी, मैं इसको बस क्लियर कर लेता हूं। सॉरी थोड़ा गैप हो गया, पेन छूट गया, फिर से आना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मुझे हो गया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था इसीलिए। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पहली सूची है वो तो केंद्र सूची है, मैंने दूसरी समवर्ती बता दिया था, और दूसरी सूची जो है उसको कहा जाता है राज्य सूची।
और तीसरा सूची जो है जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची, और चौथा एक और सूची है जिसको कहा जाता है अवशिष्ट सूची। यहां पर लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो केंद्र सूची पर, अवशिष्ट सूची पर भी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, अगर विपरीत परिस्थितियां छोड़ दे तो। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो अगर क्षेत्राधिकार की बात करें धारा 21 की उपधारा 5 के अंतर्गत कि जो राज्य आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, वह कौन कौन से विषय से संबंधित मानव अधिकार की बात आएगी तो विचार करेगा। तो आप कहेंगे कि जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची के सूची 2 यानी राज्य सूची और सूची 3 यानी समवर्ती सूची से जब मामला आएगा तभी यह विचार कर सकता है। जाहिर सी बात है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार के अधिकार है, केंद्र समवर्ती सूची के विषय में भी केंद्र राज्य सरकार के अधिकार है, लेकिन केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। तो यहां पर जब मानव अधिकार से उल्लंघन की बात आएगी तो यदि किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले ने उल्लंघन किया तो वो किसका है, वह केंद्र सरकार का है। ठीक, तो केंद्र सरकार जिस जिस विषय पर कानून बनाएगी वो एक अलग मुद्दा है। यहां पर जो राज्य आयोग है वह केवल सूची 2 और सूची 3 यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में ही मानव अधिकार के उल्लंघन की बात आएगी तो विचार कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकेगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स ये है कि जब एक बात सोच के देखिए इस बिंदु पर कि हमने अचानक से एक आयोग बनाया और आयोग बनाने के बाद उस आयोग को पावर दिए, वो आयोग को क्या पावर दिए कि आप जो भी राज्य सूची से है या समवर्ती सूची से है उससे संबंधित यदि मानव अधिकार का उल्लंघन वाला मामला आता है तो उसे आप जरूर देखिए। ठीक, लेकिन मान लेते हैं उससे पहले ही उस मामले पर कोई दूसरा जो आयोग है या संगठन जांच कर रहा है, तब की स्थिति में यह इसके क्षेत्राधिकार से छीन लिया जाएगा, क्षेत्राधिकार नहीं होगा। कब? पहले कोई आयोग, पहले से होगा ना, पहले से कोई आयोग जांच कर रहा हो। क्लियर है? यानी ये संगठन बनने से पहले ही कोई आयोग बना था, यानी ये राज्य आयोग बनने से पहले ही कोई आयोग बना, या फिर इस आयोग के बनने के बाद ही भी कोई आयोग बना जो कि इसकी जांच कर रहे हैं, तो फिर राज्य आयोग इसकी जांच नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं केंद्रीय आयोग जांच कर रहा है तो फिर राज्य आयोग वहां पे जांच नहीं करेगा, या फिर पहले से कोई आयोग था जो कि जांच कर रहा है उसके बाद ये राज्य आयोग बना तो फिर राज्य आयोग उसकी जांच नहीं करेगा। ठीक, यहां तक धारा 5 तक कोई उपधारा 5 तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, बहुत आसान से मैथ्स की तरह चल रहा है। क्षेत्राधिकार में हमने देखा अनुसूची 2 और अनुसूची 3, सूची 2 और सूची 3 क्षेत्राधिकार नहीं होगा जब पहले से कोई आयोग जांच कर रहा है। क्लियर है? अब हम देखते हैं धारा 21 की उपधारा 6। धारा 21 की उपधारा 6, 2 आयोग के लिए सदस्य एवं अध्यक्ष। ये क्या कहना चाहता है?
दो आयोग के लिए सदस्य एवं अध्यक्ष की बात करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहता है, ये चाहता है कि सदस्य अध्यक्ष, ठीक, इसका मतलब कहना ये चाहता है कि एक ही सदस्य जो होगा, दो राज्य आयोग में सदस्य हो सकता है, या एक ही अध्यक्ष दो राज्य आयोग में अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन जब ऐसी बात होगी तो आवश्यक तौर पर उस सदस्य से या उस अध्यक्ष से पूर्व अनुमति, पूर्व सहमति लिया जाएगा। यही कहता है उपधारा 6। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही सदस्य जो है वह छत्तीसगढ़ के लिए और एमपी के लिए काम कर सकता है। उसी प्रकार से एक अध्यक्ष जो है वह भी छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एमपी का जो आयोग होगा, मानव अधिकार आयोग, दोनों के लिए काम कर सकता है। और एक ही सदस्य को एमपी में भी नियुक्त किया जा सकता है, उसी को छत्तीसगढ़ में भी नियुक्त किया जा सकता है, दो या दो से अधिक के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, यहां पर जो आपका अधिनियम कहता है अध्यक्ष की सहमति से ऐसे अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा, अध्यक्ष नियुक्ति हो दो या दो से अधिक राज्य सरकारें। मतलब हो सकता है कि इस सदस्य को एमपी वाला भी अपना सदस्य बनाए, एमपी राज्य जो मानव अधिकार आयोग है छत्तीसगढ़ वाला भी बनाए। हो सकता है कि कोई यूपी वाला भी बोले कि हम इसी को बनाएंगे, तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बना तो दोगे, बनाएगा कौन? राज्य सरकार ही तो इनको बना रही है। लेकिन पहले बनाने से पहले इन लोगों से पूछोगे तो अनुमति तो लोगे। अनुमति नहीं कह सकते, इसको आप शब्द कहेंगे सहमति, सहमति से। ठीक, सहमति तो लोगे ही लोगे। तो सहमति से चाहे तो एक ही आयोग के सदस्य को दूसरे आयोग में और अध्यक्ष को भी दूसरे आयोग में बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 21 की उपधारा 7 कहता है क्या? धारा 21 की उपधारा 7 ये कहता है कि हमने जो राष्ट्रीय आयोग नहीं, आयोग की कृत्य एवं शक्तियां, इसके विषय में पढ़ा था कहां? धारा 12 में, धारा 12 में। अब आयोग की कृत्य एवं शक्तियों के बारे में धारा 12 में पढ़ा था। अब इसमें से कुछ शक्तियां एवं कृत्य राज्य आयोग को दी जा सकती है। ठीक, इसमें से कुछ शक्तियां एवं कृत्य राज्य आयोग को दी जा सकती है। अब राज्य आयोग को ये शक्तियां कौन देगा, कौन सौंपेगा, तो इसमें ध्यान रखना है। कुछ शक्तियां एवं कृत्य राज्य आयोग को दे रही है, कौन दे रहा है? तो यहां पर केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। यानी धारा 12 के अंतर्गत जो आयोग की शक्तियां और कृत्य बताई गई हैं, धारा 12 में मुख्य रूप से आयोग की शक्तियां किसके विषय में बताई गई हैं? जो सेंट्रल, जो राष्ट्रीय आयोग है उसके विषय में। ठीक, तो उसके कुछ कार्य और शक्तियों को लेकर के, या फिर चाहे तो उसको भी दे दे और इसको भी दे दे, यानी उसमें से कुछ शक्तियां और कृत्य चाहे तो राज्य आयोग को दिया जा सकता है। ठीक, राज्य आयोग को दिया जा सकता है, केंद्र सरकार इसको दे सकती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और अपवाद के बारे में बताता है यही धारा। धारा 12 को उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार संघ राज्य से दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन की जा रहे मानव अधिकार
से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। दिल्ली राज्य संघ राज्य मानव अधिकार कृत्यों का, अच्छा हाँ, इसी में अपवाद है। जिस अपवाद को देखेंगे तो इसमें अपवाद ये है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली दिल्ली क्या है, अरे हिंदी में लिख देता हूं, दिल्ली दिल्ली का जो राज्य मानव अधिकार आयोग होगा, उस राज्य मानव अधिकार आयोग को धारा 12 के अंतर्गत शक्तियां नहीं दी जा सकती, यानी धारा 12 से निकाल करके शक्तियां नहीं दी जा सकती। अब यह कहता है, इसका अपवाद है। अब धारा 21 का 8 उपधारा 8 देखेंगे तो उपधारा 8 कहता है उपधारा 8 कहता है कि इसमें जो कार्यवाही की जाएगी यह राष्ट्रीय आयोग द्वारा की जाएगी। किसमें? दिल्ली में। ठीक, वैसे ये आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको नहीं पूछेगा, इसके लिए परेशान मत होइए, बहुत शॉर्टकट में। ठीक, अब यहां तक बात होगी। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार राज्य विभिन्न निर्वहन किए गए मानवाधिकार कृत्यों का आदेश द्वारा ऐसे राज्य सरकार को सौंप सकेगी। और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की दशा मानवाधिकारों को संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ठीक, यहां तक बात खत्म होगी। यानी हमने धारा 21 पढ़ लिया। धारा 21 में बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे धारा 22। धारा 21 में जो महत्वपूर्ण उपधारा या खंड है जिसको आपको ध्यान ही रखना है, वह तो पहला उपधारा 1 है, जो कि आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरे कंसेप्ट के लिए। उपधारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पूछेगा ही पूछेगा। अगर पूछना हुआ तो यहां से पूछेगा। राज्य सरकार के सचिव के बारे में उतना वो तो नहीं है, लेकिन आपको याद हो चुका है, मैं बता चुका हूं। तो मुख्यालय पूछेगा नहीं, क्षेत्राधिकार पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, बहुत आसान है। लेकिन ये जो 2 आयोग के लिए एक अध्यक्ष, ये भी पूछ सकता है। लेकिन धारा 8 जो उपधारा 8 जो है, ये आपसे नहीं पूछेगा, बेफिक्र रहिएगा। अब देखते हैं धारा 22, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। धारा 22, राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके विषय में बात करते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा था कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता था, फिर गृह मंत्री होता था, उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष होता था, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता था, फिर राज्यसभा का उपसभापति था, राज्यसभा का विपक्ष का नेता था। ये सब मिल करके गृह मंत्री वगैरह ये सब मिल करके बनाते थे, किसी अध्यक्ष या सदस्य को का नाम निर्धारित करते थे, उसको राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजते थे, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति पद मुद्रा लगा देते थे और साइन कर देते थे। उसके बाद वो अध्यक्ष या सदस्य बन जाता था। उसी प्रकार से यहां पर भी बनाया गया। तो धारा 22 का उपधारा 1 कहता है कि अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक, पहला नंबर पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी, मतलब राज्यपाल का इसमें सील होगा और इसमें हस्ताक्षर भी होगा।
ठीक। राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेंगे, यानी एक आदेश निकाला जाएगा जिसमें राज्य सरकार का सील हो, मतलब राज्यपाल का सील होगा, हस्ताक्षर होगा और उच्च अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन इसी में बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए राज्यपाल जो है वह स्वतंत्र नहीं है। राज्यपाल को जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करना है वह एक समिति की सिफारिश पर करना है, यही बताता है। यानी राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन राज्यपाल समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करेंगे। अब यहां पर मैं बता रहा हूं अब समिति के बारे में कि इस समिति में कौन कौन होंगे। बहुत आसान है, पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं तेज गति से चल रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है हर चीज को समझाते हुए चलना है। लेकिन हमको पता है कि वैसे ही समिति इसमें भी बनेगा। तो इस समिति में मुख्य रूप से 4 लोग होंगे, वैसे रहने के लिए 6 लोग हो सकते हैं, जिसके विषय में अब धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहला राज्य सरकार का विषय है, तो सबसे पहला तो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मुख्यमंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा। इसको का नंबर पॉइंट लिखेंगे। दूसरा एक सदस्य होगा, जिस सदस्य का नाम क्या होगा? तो वो सदस्य होगा विधान सभा अध्यक्ष। ये कौन होगा? इसका सदस्य होगा। पहला सदस्य बना दिया हमने। ग नंबर पॉइंट में एक और सदस्य बनाते हैं जो कि होगा राज्य का गृह मंत्री। अब यही सवाल है, राज्य का गृह मंत्री के सामने लिख देता हूं भार साधक। भार साधक लिखने का मतलब क्या है बताता हूं। भार साधक लिखने का मतलब यह है कि हो सकता है मुख्यमंत्री ही अपने पास गृह मंत्री का पोस्ट रखे हुए है, तो फिर गृह मंत्री अलग से तो नहीं होगा, यानी जो उसके पास गृह मंत्री का पोर्टफोलियो होगा वही गृह मंत्री माना जाएगा और ये इसका सदस्य होगा। ठीक। चौथा सदस्य जो होगा वो घ नंबर पॉइंट में है, वो है विधान सभा के विपक्ष। विपक्ष का नेता, ये होगा सदस्य। लेकिन क्या इतने ही सदस्य होंगे? तो आपका उत्तर होगा हाँ, इतने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 सदस्य और हमको लिखना है, जिसको हम लोग स्टार मार्का करके लिखेंगे। ठीक, स्टार मार्का करके लिखेंगे। पहला सदस्य लिखेंगे हम विधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक, पहला लिखेंगे विधान परिषद का अध्यक्ष, या इसको आप बोलेंगे अध्यक्ष नहीं बोलते, विधान परिषद, जैसे विधान परिषद की दशा में इसको बोलते हैं सभापति। तो विधान परिषद का सभापति। दूसरा स्टार मार्का हम करके लिखेंगे विधान परिषद में विपक्ष का नेता। यह पॉइंट बहुत जरूरी है, धारा 22 की उपधारा 1 बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो ये विधान परिषद का सभापति क्या होगा? इसका सदस्य होगा। ये भी इसका क्या होगा? सदस्य होगा। अलग अलग क्यों लिखा है समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, पूरे भारत में आप देखेंगे तो लगभग हर जगह विधानसभा तो है ही है, ये हर राज्य में अपना विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है। ठीक, विधानसभा हर जगह है, लेकिन विधान परिषद क्या है? कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है, कुछ ही जगहों पर है।
तो ऐसी स्थिति में जहां पर केवल विधानसभा है वहां पर यह समिति निर्धारित करेगी कि कौन सदस्य होगा और कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तब की कंडीशन में हम इसको भी मौका देंगे। अगर विधान परिषद है तो ये 4 लोग ये और 2 लोग ये, यानी 6 लोग मिलकर के निर्धारित करेंगे। 6 लोग नहीं, 6 पद। 6 पद इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अगर मुख्यमंत्री ने रख लिया तो फिर एक पद कम हो जाएगा, ये संख्या कम हो जाएगी। इसीलिए तो अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों है तब ये 6 लोग 6 भाग 6 वो होंगे, और अगर केवल और केवल विधान परिषद है तो ये 4 पद हैं जो कि निर्धारित करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होगा। अब इसी में एक बात और जो कि नोट करके आपको लिख लेनी चाहिए। वैसे तो अधिनियम बनाने वाला इसको पहले ही लिख देता तो ज्यादा सही था, लेकिन पता नहीं क्यों किस हिसाब से बनाते हैं कि बाद में लिखते हैं इसको चीजों को। हमने जब इस अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा था धारा 21 के अंतर्गत सबसे जो पहली उपधारा जो थी उसमें तो हमने देखा था कि राज्य सरकार एक अधिसूचना के द्वारा आयोग बना रही है, और धारा 21 की उपधारा 2 देखा कि आयोग किस तिथि से शुरू होगा और आयोग की संरचना कैसी होगी। आयोग की संरचना के अंतर्गत हमने देखा कि एक अध्यक्ष होगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होगा। दूसरा एक सदस्य होगा जो कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या तो रिटायर हो चुका है यानी रहा है, या तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या है। तब की स्थिति में जिला न्यायालय में हमने देखा कि जो अगर है की कंडीशन में मतलब नियुक्ति हो रही है जिला न्यायालय तो 7 साल का उसका मिनिमम वो होना चाहिए, मतलब अनुभव होना चाहिए, तभी उसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, इसी को नोट करके यहां पे लिखा गया है, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम ऐसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं मानव अधिकार में, हाई कोर्ट के कार्यकालीन न्यायाधीश या जिला न्यायालय के कार्यकालीन न्यायाधीश की नियुक्ति अगर मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत हो रही है मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत हो रही है तब की स्थिति में क्या बोलेंगे, स्वीकृति लेना पड़ेगा। स्वीकृति नहीं बोल सकते, इस शब्द को कहेंगे सहमति। कंसर्न लेना पड़ेगा किससे, हाई कोर्ट से, या कहें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कह सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट नहीं लिख सकते, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही लिख देते हैं। हमने राष्ट्रीय आयोग के विषय में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति सदस्य के रूप में हो रही है जो कि अभी अपना वर्क कर ही रहा है, वर्किंग है, मतलब सर्विस में है, सेवा दे रहा है, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की करना था उसमें, अगर ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है जो कि वर्किंग है, तो वहां पर हमको भारत के मुख्य न्यायाधीश से सहमति लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, यानी उसकी सहमति, असहमति के बाद ये नहीं हो सकता, उससे सहमति हमको लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी अगर राज्य आयोग बना रहे हैं तो राज्य आयोग में हमको सहमति लेना पड़ेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। अगर
कोई वर्किंग न्यायाधीश को हम इसका सदस्य बना रहे हैं, तब की स्थिति में चाहे हाई कोर्ट के वर्किंग न्यायाधीश को बनाए, चाहे तो जिला न्यायालय के वर्किंग न्यायाधीश को बनाए, दोनों ही कंडीशन में हमको किससे लेना पड़ेगा? सलाह सहमति किससे लेनी पड़ेगी? वो लेना पड़ेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। यानी जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बनाया जाएगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लिया जाएगा। मान लेता हूं एक उदाहरण कि हमारा राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य आयोग बन रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य आयोग में हमने एक उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के, यूपी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यहां पर सदस्य बनाना चाहा, तो हमें परमिशन छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से नहीं बल्कि यूपी के हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा। ठीक, जहां पर वह काम कर रहा है वहीं के आयोग से, वहीं के कोर्ट से, वहीं के न्यायालय से हमको सलाह लेना, मतलब वो लेना पड़ेगा, परामर्श या सहमति लेना पड़ेगा। ठीक, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, ध्यान रखना है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय मतलब जिस राज्य का वो न्यायाधीश है उस राज्य का न्यायालय। ठीक, चलिए, तो इसको तो सामान्य सी बात है, जैसा पहले पढ़ा था वैसे ही इसमें भी है। अब अगला नंबर पॉइंट लिख ही लेते हैं, धारा 22 की उपधारा 2। धारा 22 की उपधारा 2 कहता है, आयोग के बारे में बोला है क्या? राज्य आयोग के पद रिक्ति पर कार्यवाही का अविधि मान्य ना होना। मतलब राज्य आयोग में मान लेते हैं कोई सदस्य नहीं बना है, कोई अध्यक्ष नहीं बना है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसने कोई निर्णय दिया तो उस निर्णय को चैलेंज किया जाए कि वो आयोग या सदस्य की पूर्ति, मतलब पूरी तरीके से नहीं भरे गए हैं, इसलिए ये जो है वैलिड नहीं है इनका निर्णय। इस तरीके से नहीं होगा, अविधि मान्य न होना इसी शब्द को कहा जाता है। ठीक, मैं तो सोचा था आज पूरा राज्य आयोग पढ़ लेंगे, लेकिन लंबा वीडियो हो जा रहा है, 1 घंटा हो ही गया। तो अब हम लोग धारा 22 खत्म ही कर चुके हैं। अब हम लोग अब पढ़ेंगे धारा 23 से, जो कि बहुत आसान है क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, इसी तरीके का सेम पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही चलना है। एक और वीडियो होगा तो हमारा राज्य आयोग खत्म, उसके बाद हम सीधे राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायालय पे चलेंगे अध्याय 6 में। बस फिर एकदम आसान है। नमस्कार।